हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तर्पण क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम पर्यावरण की जो है घटना चक्र कंप्लीट कर रहे हैं। उसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे और आप लोगों से डिस्कशन भी उसका किया था। आज उसका 3rd एंड 4th चैप्टर है, क्योंकि 2 दिनों से हम वीडियो ला नहीं पाए थे, हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे। तो आज हम पहले इसका जैव विविधता चैप्टर पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कैसे पढ़ना है। देखो, चैप्टर तो इसमें ये है कि पूरा पेज दिया हुआ है ये, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसको पढ़ना है। 2-4 लाइनें हैं इंपॉर्टेंट, जिनको पढ़ के हम नोट डाउन कर लेंगे। और हमारा पहले तो फोकस है कि हम टाइम है अभी तो थ्योरी पढ़ लें, फिर उसके क्वेश्चन लगा लें। जब सेकेंड रीडिंग करेंगे तो केवल क्वेश्चन लगाने को रह जाएगा। तो जो अभी हमें एक चैप्टर पढ़ने में 2-2.5 घंटा लगता है, जब हम सेकेंड रीडिंग इसकी करेंगे तो थ्योरी तो हमें पढ़नी रहेगी नहीं, क्योंकि अंडरलाइन होगा। अंडरलाइन वाला भी नहीं पढ़ेंगे, तो जो हम साइड में नोट कर रखे हैं उनको केवल देख लेंगे। और बाकी हमें क्या करेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे जो यूपी पीसीएस के प्री में पूछे गए थे और यूपी पीसीएस के आरओ और एआरओ में पूछे गए थे। बाकी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब विविधता जब बार बार देखेंगे तो वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो हमको बस उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। पूरा बुक पढ़ के हमें पूरा इन्वायरमेंट का नॉलेज नहीं रखना है, हमें इतना पढ़ना है कि हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए, हमारा पेपर निकल जाए। ठीक है, तो जैव विविधता में अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो पहले तो जो टॉपिक दिया है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, फिर वो शब्द किसने दिया, फिर फर्स्ट टाइम इसका प्रयोग किसने किया। अगर वो शब्द जिसने दिया है उससे रिलेटेड कोई बुक है तो हम उसको पढ़ लेंगे। फिर अब जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं, कि कहाँ पे कितनी जैव विविधता है, कहाँ पे कम है, वो सब हम इस वाले जैव विविधता वाले टॉपिक में देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने अंडरलाइन किया हुआ है कि इसका मापन किसने किया, जैव विविधता होता क्या है, ये सब। आइए देखो यहाँ पे, ये देखो हम कह रहे थे जैव विविधता पहले तो हम समझेंगे होती क्या है, फिर इसका शब्द किसने दिया, तो दासमैन ने दिया। इनकी बुक कौन थी, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। फिर उसका शब्द दिया इन्होंने था, प्रयोग किसने किया था, तो जी रोजन ने किया हुआ था। ठीक, अब ये है इससे रिलेटेड, अब भारत में कौन सा सेंटर है और कहाँ पे है, वर्ल्ड में कौन सा है, ये इतना देख लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैव विविधता प्रवणता क्या होती है, टॉपिक नेक्स्ट है। तो इसमें जैव विविधता प्रवणता का मतलब होता है कि जो जैव विविधता है कहाँ पे कम पाई जाएगी, कहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी, तो उसका रीजन क्या होता है। तो जहाँ पे जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता वगैरह डिसाइड करते हैं कि वहाँ की जैव विविधता कैसी होगी। जैसे कि लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसको हम अनुकूलतम वायुन कहते हैं। और वहाँ का रीजन क्या है कि वहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल हर पूरे वर्ष सीधी पड़ती हैं ना, तो वहाँ हमेशा तापमान ज़्यादा रहता है। तापमान ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी। अब ये चैप्टर हम ज्योग्राफी में कंप्लीट करेंगे कि इसका रीजन होता है क्या, कि तापमान ज़्यादा हुआ तो बारिश ज़्यादा होगी, इस तरीके का। ठीक है, तो ये कंप्लीट होगा ना कि जैव विविधता प्रवणता होता क्या है, इसका रीजन क्या है, कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, ऐसा होता किस लिए है। ठीक, बस इसमें इतना देखो इम्पोर्टेंट है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड हम टॉपिक देखेंगे कि जैव विविधता से रिलेटेड हॉट स्पॉट होते हैं। तो इसका शब्द किसने दिया, हॉट स्पॉट होते क्या हैं, और शब्द दिया तो कब दिया, और भारत में जो हॉट स्पॉट स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत में हॉट स्पॉट स्थल हैं 4, देखो यहाँ दिया है। ये तो आपको याद ही होने चाहिए कि पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है और अंडमान निकोबार सूडा आइलैंड। और न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता से समृद्ध स्थान जो है कहाँ है, तो पश्चिमी घाट है। हॉट स्पॉट कौन सा है, तो इसमें से पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय आ जाए तो वो दोनों हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है, इसके अंतर्गत जैव विविधता के ह्रास होने के कारण क्या है, कि जैव विविधता घटती जा रही है। उसके बारे में तमाम सारे कारण हैं। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो गया, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन है, और उनके मतलब जहाँ पे वो रहते हैं प्राकृतिक आवास का विनाश कर दिया, वहाँ पे औद्योगिकीकरण हो रहा है। और प्राकृतिक आवास का विनाश कैसे होगा, कि मान लो जंगल हैं उनकी कटाई हो रही है, वहाँ पे मकान बन रहे हैं, तो उन लोगों के जो है जैव विविधता में ह्रास हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही देखो मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैव विविधता के ह्रास होने के प्रमुख कारण क्या हैं, और फिर इनका अगर इनका ह्रास हो तो इनका संरक्षण भी करेंगे। तो जैव विविधता का संरक्षण 2 टाइप से किया जाता है, बाह्य स्थानीय और जो है
स्वस्थानीय मतलब इंग्लिश में उनको बोलते हैं इन सीटू और एक्सीटू। इन सीटू यानी कि जो मतलब जहाँ पे हैं उनको वहीं पे संरक्षित किया जाए, और एक्सीटू है जो वहाँ से उनको हटा करके और कहीं दूसरी जगह जाके संरक्षण किया जाए। उनका संरक्षण नाइट्रोजन जीवित नाइट्रोजन होता है जो अत्यंत कम तापमान में होता है, उनको वहाँ पे किया जाता है। तो अब ये पूछेंगे कि इन सीटू के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, बायोमेंटल रिजर्व हो गए, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और प्राकृतिक उपवन हो गए, ये जो है हमारा इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। तो इन सीटू में हम देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य आते हैं, और जो एक सीटू है उसमें यहाँ पे वनस्पतिक उद्यान दिया हुआ है, चिड़ियाघर दिया हुआ है। तो वनस्पतिक उद्यान और चिड़ियाघर, बस इतना दो चीज़ें याद कर लो कि जो है एक सीटू में आते हैं, क्योंकि पेपर मैंने कई बार देखा है कि यही दो दे करके कन्फ्यूज कर देते हैं। तो वनस्पतिक उद्यान और चिड़ियाघर ये दोनों किस में आएंगे, एक सीटू में, ठीक। और क्या होता है मतलब एक सीटू का इन सीटू का, तो आपको पता चल गया। आगे कौन सा टॉपिक देखते हैं, IUCN क्या होता है, ये किस लिए काम करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब की गई, इसके बारे में। तो पहले तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब की गई और इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लान स्विट्ज़रलैंड में है। और ये जो है विलुप्त जो प्रजातियाँ होती हैं उनसे संबंधित एक रेड डेटा बुक निकालती है, उसमें जो है लिखती है, मेंशन किया होता है कि ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। और उसके मतलब कैसे पता करेंगे कि वो प्रजाति विलुप्त हो गई है, तो मतलब कोई स्थान पर्टिकुलर हो जहाँ पे वो निवास करती थी, अगर वो 50 वर्षों से वहाँ ना देखी गई हो तो वो विलुप्त मान ली जाएगी। और ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक ना देखी जाने वाली प्रजाति को हम विलुप्त मानते हैं, और ये डाटा बुक निकालता कौन है, तो IUCN, ठीक। 50 वर्ष में ना देखी गई तो उस जाति को विलुप्त मान लिया जाता है, ठीक। फिर आगे जब विविधता संकटापन्न जातियाँ हैं, जो जातियाँ मतलब विलुप्त हो गई हैं या जिन पर संकट है, उसके बारे में इसमें ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। बस आपको केवल ये पढ़ना वो है कि जिनको बार बार आयोग पूछता है, बस उतना ही, बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना सब दिया ही है, आपके काम की चीज़ नहीं है। फिर रामसर सम्मेलन दिया हुआ है, तो रामसर सम्मेलन होता क्या है, हुआ कब था और भारत ने कब साइन किया, ये सब चीज़ें आपको इसमें पता होना चाहिए। तो रामसर सम्मेलन एक तो आर्द्रभूमियों से रिलेटेड है, ठीक। देखो इतना सारा दिया है, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लाइन कर लीजिएगा, बस दोबारा तो वही देखना रह जाएगा। तो 2 फरवरी, अब ये जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मान लो, तो वो है ये रामसर सम्मेलन यहाँ पे दिया, यहीं पे आप नोट डाउन कर लो इसको, बस। कब आया था और जो है कहाँ पे है, 1971 में आया। ईरान में एक अवस्थित नगर है, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको रामसर नामक स्थान ईरान के पास था, तभी से इसको रामसर सम्मेलन कहा जाने लगा। रिलेटेड किससे, आर्द्रभूमियों के संरक्षण से है। और फिर इस पे जो है 2 फरवरी को हुआ था ये सम्मेलन, 2 फरवरी 1975 से आर्द्रभूमि के दिवस मनाया जाने लगा। फिर भारत ने इसमें कब साइन किया, 1982 में। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर ये थीम पूछ लेता है कि 23 की क्या थी, 24 की क्या थी, बस इतना ही पूछा जाता है। फिर विभिन्न अधिनियम एवं करार हैं, इसमें जो भारत के अधिनियम और करार हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें तो वही पढ़ने की ज़रूरत होती है, बाकी आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सेकेंड है कि हाँ, जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जो जैव विविधता संबंधित हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और नहीं भी पढ़ेंगे तो सिर्फ भारत के जो हैं उनको पढ़ेंगे। अभी हरित गृह प्रभाव क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि मेन चीज़ पता होना चाहिए कि हरित गृह प्रभाव होता है क्या है, जलवायु परिवर्तन होता है क्या और किससे होता है, ठीक है। उसकी संकल्पना किसने की थी, तो जोसेफ फूरियर है, 1824 में दिया था। बस इस वाले में इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो वैश्विक तापन के पर सबसे ज़्यादा गैसें जो हैं, जैसे कि वैश्विक तापन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और HCF है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये सब गैसें तो पता है, फिर ये कहाँ से निकलती हैं, या फिर इसको मतलब वैश्विक तापन हो रहा है उसमें प्राकृतिक सोर्स हैं तो हैं योगदान उनका, मानव स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे जो है भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, ठीक। इसमें ये चीज़ें बस इतनी पढ़ लेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, कि किससे मतलब इतना ये बढ़ रहा है, तो यही सब गैसें हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं। जैसे धान के खेत, कोयले के खदानें एवं घरेलू पशु हैं, तो और से मेथेन है। तो ये जो है धान के खेत हैं, कोयले की खदानें हैं, घरेलू पशु हैं, ये मानवजनित स्रोत हैं। और जबकि आर्द्र भूमियाँ हैं, समुद्र है, हाइड्रेशन, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं जो कि भूमंडलीय तापन को बढ़ाने में योगदान देते हैं। फिर ग्रीन हाउस
का प्रभाव क्या है कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी तो वैश्विक तापन होगा, तो उससे क्या होगा कि जो है जो बड़े बड़े से हिमखंड हैं वो मतलब बर्फ़ पिघलने लगेगी। तो अभी देखिए जैसे कि मान लो गर्मी जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही नदियों में बाढ़ आने लगती है। तो क्या रीज़न है? ऐसा तो है नहीं, बारिश तो हुई नहीं जो बड़ी नदियों में बाढ़ आ जाएगी। तो उसका रीज़न में यही होता है कि ग्रीन हाउस गैस एक तो इतना बढ़ रहा है, फिर इतनी गर्मी होती है तो वो बर्फ़ पिघलने लगते हैं, जिससे वो उनसे पिघला हुआ पानी नदियों में आता है और नदियों में बाढ़ आने लगती है। समय से पूर्व में बाढ़ आना लगता है और इस समय बारिश होने लगती है, कभी गर्मी अचानक से हो जाती है, कभी ठंडी अचानक से हो जाती है। इस तरीके से मौसम में परिवर्तन आने लगते हैं, जो कि हरित गैस के प्रभाव का ही कारण है। अब एक ये देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन का मापन हम कैसे करते हैं। तो जो आइस कोर है ना, उनसे ही जलवायु परिवर्तन का मापन होता है। जो आइस कोर वैज्ञानिक लोग लेके जाते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कि कैसे उनका उस पर क्या क्या साइन दिखते हैं, जिससे वो पता लगा लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन कितना अधिक हो रहा है। ठीक, आगे जलवायु परिवर्तन वाला वही सब दिया हुआ है इसमें। जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन का पहला कब हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। 1992 में हुआ था। यहीं पे UNFCCC का जो है वो यूज हुआ था, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। 1992 में हुआ था और 1994 में इसकी लागू किया गया था, मतलब उससे प्रभावी हो गया था। फिर ये सब पृथ्वी का काल क्या होता है, तो वो हर बार मतलब ऐसे ऐसे बदलता रहता है कि 2021 में कौन था, 2022, 2023 में। फिर क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और कब ये लागू हुआ, मतलब तो क्योटो पहले तो वो सम्मेलन जब स्टार्ट हुए तो 1992 में हुआ, फिर ये 1997 में हुआ। तो इसे हम पृथ्वी +5 कहते हैं। तो ये 1997 में हो तो 1992 में 5 जोड़ेंगे तो 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल क्योंकि कहते हैं, क्योटो एक शहर है जो कि जापान में है, तो इसलिए इसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये हुआ तो 1997 में हुआ था, लेकिन इसे लागू 2005 में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आप इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि लागू जो है 2005 में किया गया। तो ये है इतना सा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इन दोनों चैप्टर में जो हमने आपको बताई। तो इस तरीके से आप पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू।